सबसे पहला ये बताता है कि यह कि अभिकर्ता ने अपनी यह कि अभिकर्ता ने अपनी सेवा के दौरान एक दोषपूर्ण कृत्य किया था, भले ही स्वामी ने उसे ऐसा करने के लिए न तो प्राधिकृत किया हो, न उसे कार्य कार्य का पुष्टिकरण किया हो और ना उसमें भाग लिया हो, है ना। यानी कि अगर कोई स्वामी है और एक अभिकर्ता है, ठीक है, तो अभिकर्ता यदि अपने मन से कोई कार्य करता है ना, अपने मन से कार्य कर रहा है, स्वामी उसको नहीं प्राधिकृत करता है कि आप वो काम करें, तो अभिकर्ता अगर उसको करता है उसके बारे में है। दूसरा ये बताता है कि यह कि यदि अभिकर्ता ने कार्य अभिकरण यानी कि एजेंसी के क्षेत्र के बाहर कोई कार्य किया था, तो स्वामी के द्वारा उस कार्य का पुष्टिकरण किया जाना चाहिए या उसके द्वारा अनुसमर्थित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो आवश्यक बातें हैं, है ना, इसको अब ध्यान में रखिएगा कि कब अभिकर्ता को दोषी माना जाएगा, है ना, स्वामी तथा अभिकर्ता के बारे में। मैं यहाँ पे शर्त को लिख रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। सेवा के दौरान दोषपूर्ण कार्य किया हो, ठीक है, भले ही स्वामी ने प्राधिकृत नहीं किया। दूसरा है कि एजेंसी जो कार्य बोलती है ना, उससे या एजेंसी के क्षेत्र से बाहर का कार्य। तो ये जो दो शर्त है, अगर उसको वो पूरा करता है तो वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। अगर ये सब चीज को लागू कर देता है वो, तो अभिकर्ता यहाँ पे उत्तरदायी माना जाएगा। अब आगे का देखिए आप, चौथा है आपका कंपनी तथा उसके निर्देशक, है ना। इसके लिए होता है कि कंपनी का जो दायित्व है, अभिकरण के सामान्य सिद्धांत कंपनी के प्रति लागू होते हैं, जो कि परिणाम स्वरूप अपने सेवकों की उपेक्षा एवं दुष्कृति के लिए दायी होती है, यदि यह नियोजक के दौरान में किया गया हो। हर चीज के लिए ये याद रखिएगा, अगर आप कोई काम को नियोजन जो क्रम है उसके विपरीत कार्य करते हो, तो आप चाहे कोई भी हो, चाहे निदेशक हो, चाहे अभिकर्ता हो, चाहे एजेंट हो, है ना, चाहे ठेकेदार हो या कोई भी हो आप, तो यहाँ पे दायी माने जाओगे। आपको मैंने सबसे पहला सामान्य सिद्धांत ये बता दिया था कि क्या क्या होगा, है ना, प्रतिनिधिक दायित्व के लिए क्या क्या हो सकता है। तो वो जो आप बेसिक सिद्धांत अगर आप याद कर लिए एक बार, तो आगे चल के भी आपको समझ में आएगा। तो ये कंपनी का दायित्व के बारे में बोलता है, कंपनी का दायित्व, ठीक है, कंपनी तथा उसके निदेशक के बारे में बोलता है कि कंपनी का दायित्व क्या है। ठीक है, कंपनी के दायित्व में बताया कि अभिकरण के सिद्धांत यानी अभिकरण यानी कि एजेंसी के सामान्य सिद्धांत कंपनी के प्रति लागू होते हैं, जो कि परिणाम स्वरूप अपने सेवकों की उपेक्षा एवं दुष्कृति के लिए दायी होती है, यदि यह नियोजन के दौरान में की गई हो। ठीक है, आगे देखिए, इसका दूसरा पॉइंट है कि निदेशक का व्यक्तिगत, है ना, एक काम ऐसा होता है कि जो आप किसी के अंतर्गत काम करते हो, है ना, और दूसरा काम एक ऐसा होता है जो आप स्वयं से करते हो, उसके बारे में है। तो कंपनी का दायित्व तो होगा ही, साथ में निदेशक का व्यक्तिगत दायित्व भी होता है ना। क्या होता है कि आप कंपनी के प्रति वफादार रहें, ठीक है। तो इसमें अभी देखिए आप, इसमें बताता है कि निर्देशक उन अकृत्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होते हैं जिनको वे स्वयं करते हैं अथवा करने के लिए अन्य व्यक्ति को निर्देश देते हैं, यद्यपि ऐसी अकृत्य से लाभ कंपनी का होता हो।
अगर निदेशक कोई अवैध कार्य करता है, ठीक है, कंपनी के लिए क्या करता है कि मान लो वो शेयर है ना, शेयर वगैरह है या कोई प्रॉफिट का कोई काम है, उसको वो अवैध रूप से करता है, हालांकि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर ये कोई पुलिस केस में फंसा है ना, या इसके ऊपर कोई वाद लाया जाएगा, तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि वो जो अवैध कार्य है वो कंपनी के समर्थन में हुआ है या कंपनी के जानते हुए हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये चीज को यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो निदेशक था, है ना, वो जो अवैध कार्य है उसको स्वयं से किया है कि कंपनी के निर्देश के अनुसार किया है। ठीक है, क्लियर। अब आप देखिएगा फर्म तथा साझीदार। साझेदार, साझेदारों की आपसी संबंध मालिक और अभिकर्ता, यानी कि देखिए मालिक प्रिंसिपल एंड अभिकर्ता एजेंट, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ। साझेदारों का आपसी संबंध मालिक प्रिंसिपल और अभिकर्ता एजेंट का होता है। विधिक सिद्धांत यह है कि फर्म के साझेदार एक दूसरे के कृत्यों के प्रति दायी होते हैं। यदि कोई साझेदार फर्म के व्यापार के दौरान धोखेबाजी या असावधानी से कार्य करके किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, तो उसकी नुकसानी के लिए फर्म का साझेदार दायी होता है। यदि फर्म का साझेदार अपने अधिकार के अंतर्गत कार्य कर रहा है, तो दूसरे की अनभिज्ञता का कोई महत्व नहीं होता। आवश्यक बात तो यह देखना होता है कि क्या एक साझेदार द्वारा किया गया कृत्य फर्म के व्यापार के दौरान किया गया है या नहीं। दायित्व निश्चित करने के पूर्व यह निश्चित करना पड़ता है कि कृत्य फर्म के व्यापार के दौरान हुआ था। ये एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप कोई फर्म चला रहे हो, उसका टाइमिंग है आपका 9 से 9, यानी कि सुबह सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक में काम कर रहे हो, ठीक है, साझेदार। तो मान लो कोई साझेदार है ना, जो साझेदार है वो किसी क्या बोलते हैं उसको, व्यक्ति से, ठीक है, अगर कुछ क्या करता है, धोखेबाजी करता है ना, अगर ये धोखेबाजी कर रहा है इस व्यक्ति के प्रति, और कब कर रहा है, 9 से 9 के बीच में कर रहा है, तो यहाँ पे जो है फर्म को उत्तरदायी माना जाएगा, क्योंकि ये 9 से 9 के बीच में काम कर रहा है, यानी कि जो नियोजन काल है ना, उसके दौरान काम कर रहा है। अगर यहीं पे क्या करता है कि 9 बजे के बाद वो जब छुट्टी होते रहता है, 9:30 बजे घर जाते रहता है और वो किसी व्यक्ति को धोखा देता है, यानी कि धोखा देने का मतलब ये है कि मान लो वो जो साझेदार है वो इस व्यक्ति से बोलता है कि मुझे 500 रुपए दे दो भाई, है ना, मैं लौटा दूंगा ऐसा करके, और वो नहीं लौटाता है उसको बाद में, तो ये व्यक्ति तो बाद में इसको बोलेगा ही, है ना, पैसा लौटाने के लिए। मैंने केवल सिंपल ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ, उसको समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये साझेदार ये नहीं बोल सकता है कि मैंने फर्म के लिए मांगा था, ठीक है, फर्म के संबंधित कार्यों के लिए मांगा था। यहाँ पे ये जो 9:30 बजे का टाइमिंग है, ये नियोजन काल नहीं है, यानी कि कार्य का काल ये नहीं है, कार्य का काल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरदायी कौन होगा, साझेदार होगा। अब इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है,